माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और निशात भाई, आपका ये जो कलाम है ये बाखुदा हमें किसी और ही दुनिया में ले गया था और मुझे अभी एकदम याद आया कि मैं एक ट्रांसमिशन में बैठा हूँ और अल्फाज मेरे पास नहीं है। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब ने बड़ा मज़ा लिया, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुफ्ती साहब, रोज़े की हालत में क्या जो हम गुस्सा करते हैं अमूमन, वैसे रोज़े की हालत में ही ज़्यादा हमें नज़र आता है कि लोग गुस्सा कर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, तो जो हम गुस्से में हम गालियाँ देते हैं तो क्या वो हमारे रोज़े पर फर्क डालेगा? देखिए, बात यह है, फ़र्ज से मुराद ये है कि मैंने आपको बताऊं कि रोज़ा रखने वालों की भी तीन होता है कि वो भूख और प्यास से बचते हैं। एक ख़ास लोग होते हैं जो कि सिर्फ भूख और प्यास से नहीं बचते, बल्कि गुस्सा करने से, हसद करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, अलगरज जो फितरी तकाज़े हैं, जो इंसान गलत काम कर सकता है, उससे भी अपने आप को रोकते हैं, जो असल रोज़ा, हाँ असल रोज़ार है। इसके बाद एक और रोज़ेदार है जो खासिल खवास हैं, यानी ऐसे रोज़ेदार जो खवास में आते हैं। खवास में कौन लोग आते हैं? जो गुमान में भी और सोच में भी बुरा ख्याल दिल में नहीं लाते, उन्हें कहते हैं वो हकदार। ऐसा कि वो रोज़े में सिर्फ रोज़ा उनका जिस्म का नहीं होता, उस रोज़ा उनका हाथ पैर रोकने का नहीं होता, बल्कि रोज़ा रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब जिन मेहमानों ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी नफीस सी पर्सनैलिटी है, लेकिन कभी कभी आपने इनको गुस्से में भी देखा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमारे साथ उनकी अहलिया यानी कि हमारी भाभी मौजूद हैं, आपको भी भाभी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो फारूक भाई बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से बहुत शुक्रिया टाइम निकाला। फारूक भाई, कैसी जा रहा है इस वक्त, क्योंकि रमज़ान होते हैं आपके इस वक्त में पॉलिटिकल मामलात भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो रमज़ान मुबारक किस तरह गुजारते हैं आप? क्या आजकल आपके रूटीन्स हैं? बस भी टेम्परेचर भी बहुत ऊपर गया हुआ है और ये सारा वो जो मौसमों की तब्दीली है, इंतहाई मौसम, और उसमें बहुत सारी इंसानी मैं समझता हूँ कि हमारी कोशिशों में भी कमी है, वरना इन मौसमों को हम बेहतर बना सकते हैं ज़्यादा दरख्त लगा के, लेकिन उस पर हमने तवज्जो नहीं दी। जो आसान काम है उस पर तवज्जो नहीं दी, तो फिर आउटडोर के काम हम कम कर लेते हैं। दिन में विजिट से क्या हुई तो वहाँ पर हाज़िरी दे दी, और इसके अलावा कोई बुक फेयर हो रहा है, कोई और इस तरह का रात के औकात में मगरिब और इशा के बाद बिल्कुल कोई ऐसे प्रोग्राम है तो वहाँ चले गए, और अपनी मीटिंग सारी फिर हम रात को ही करते हैं। मतलब ज़ाहिर है जो उस तरह के आपका डेली रूटीन्स होता है। 2 दिन इस्लामाबाद में थे, ये जो आईनी तरमीम थी फाटा को कौमी धारे में लाने के लिए KPK के साथ जो इंजमाम हुआ, तो वहाँ पर रही, दोनों दिन वहाँ मौका मिला अपनी बात करने का। तो जहाँ फाटा पाकिस्तान के शिमाली इलाक़ों में है, तो जब उसके इस्तेहकाम की बात आई तो कराची तो फिर पाकिस्तान की मईशत का मरकज़ है, तरक्की का इंजन है, और कई सालों से बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हो रहा है। बिल्कुल। और जो यहाँ के मकामी नुमाइंदे हैं या बल्दियाती इदारे हैं, उनको इख्तियारात नहीं, वसाइल नहीं हैं। कहीं ऑरेंज ट्रेन भी बन रही है, कहीं मेट्रो बसें बन रही हैं, पेशावर में भी, लाहौर में भी, और सूबाई हुकूमत ने कराची में कुछ नहीं किया। तो ज़ाहिर है कि फिर वहाँ मौका मिला कुछ बात करने का, बोलने का। तो वहाँ यानी कि हम जो भी आज मौजूद जिस पे हम बात कर रहे हैं गुस्से का, उसमें भी मैं आप पे आऊँगा। भाभी, आपकी क्या रूटीन रहती है, क्योंकि आप सियासी सरगर्मियों में मैं देख रहा होता हूँ और उसके अलावा जो घर के मामलात हैं वो भी देख रहे हैं, तो आपका क्या रूटीन रहता है? मेरा भी, मैं ज़्यादा बिजी हो गई हूँ क्योंकि घर में जब से PIB में ऑफिस बना है इनका, तो जो बाजी है उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, इन तक वो डायरेक्ट आ नहीं सकती हैं, तो उनकी वो करके फिर इन तक मैं पॉइंट सारे लेके जाती हूँ, या इनके जो अंडर में लोग हैं उनके पास, तो इस तरह से थोड़ा उनको भी अच्छा लगता है कि भाभी हमारे साथ काम कर रही हैं। और रमज़ान है तो आपको पता है फिर वो अपना सेरी में और अफ्तार से लेके सेरी तक इबादत होती है, तरावी शुरू हो गई है, तो बस ये है। और दोपहर में मेरा कुछ अपने काम होते हैं, आई एम ए डिज़ाइनर, तो उसका जी, तो दोपहर में मैं थोड़े अपने वो वाले काम करती हूँ।
थोड़ा अभी इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूँ आप सियासी सरगर्मियों में भी आ गई हैं, तो इतनी चीजें कैसे मैनेज सियासी में मतलब तंजीमी चीज़ों में थोड़ा इन्वॉल्व हो गए, तंजीमी चीजों। सपोर्ट। आई एम एंजॉइंग एक्चुअली, यू नो, मैंने पहले इतना ज़्यादा नहीं थी एक्टिव, लेकिन अब मैं सब कुछ दे के मैनेज कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है, चल रहा है। अच्छा फारूक भाई, आज हमारा जो टॉपिक था वो था गुस्सा और हसद। अच्छा, आपको हमने कभी कभी गुस्सा भी करते हुए देखा है? हाँ, एरीज कभी कभी गुस्से में आते कभी कभी और आते हैं तो फिर बहुत गुस्सा आता है। पॉलिटिक्स से हट के बात कर रहा हूं, पॉलिटिक्स में भी हमने आपको देखा है जहां गलत बात होती है वहां गुस्सा करते हैं, वैसे आम जिंदगी में बार बार कोई गलती कर रहा हो, बावजूद समझाने के, एक कोई बात बता दी गई हो, कोई तरीका बता दिया गया हो, तो फिर आदमी झंझलाहट का शिकार होता है। क्योंकि हम सब कितनी हमारे मजबूत आसाब हो, हम स्टील के बने हुए तो नहीं हैं, बिल्कुल हैं तो सब इंसान, तो उसमें सभी सेंसिटिव होते हैं और किसी की कोई जो है वो बात उसके लिए बहुत ज़्यादा हसास होती है, किसी के लिए कोई बात हसास होती है। तो मुझे ये कि एक काम अगर बार बार कहा जाए और ना हो तो फिर थोड़ा गुस्सा आता है। थोड़ा एक तो अपने साथियों पर, अपने साथ, और कम गुस्सा करता हूँ, लेकिन जब आता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आता है। वो तो हमने देखा है आपका गुस्सा कभी कभी। और पॉलिटिकली भी करना पड़ता है, बताना पड़ता है, Politically तो करना पड़ अपने जाता है। वोट बैंक की सही नुमाइंदगी के लिए गुस्सा लाना पड़ता है। और जहाँ वाकई में गुस्से वाली बात भी हो और कोई बहुत बुनियादी हक हो आपका, जिससे आपको महरूम रखा जा रहा हो, बिल्कुल कोई मतलब जहाँ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही हो, खुली नाइंसाफ़ी हो रही हो, तो फिर वहाँ पर ये दिल की आवाज़ जो है ना वो फिर ज़बान पर तो आती है। और अच्छा, ये भाभी का गुस्सा बताइएगा बिल्कुल सही से, भाभी का गुस्सा कैसा? नहीं, अफशा ने भी अपने आप बेहतर किया है और अपने आप को यानी मैं ट्यून किया है। पहले बहुत गुस्सा करती थी। पहले गुस्सा जल्दी आ जाता था, उसमें नाराज़ भी हो जाती थी, लेकिन अब इसने ये देख लिया कि उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास मनाने का टाइम नहीं है। इंटरेस्टिंग बातें हमारी जारी हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और भाई, ब्रेक से पहले तो बात हो रही थी गुस्से के हवाले से, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आप क्या समझते हैं जो एक पॉलिटिशियन होता है उसके लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने गुस्से पे काबू रखे, और क्या गुस्से में उठाए हुए फैसले या गुस्से में निकाले हुए लफ्ज़ सही रहते हैं? हाँ, मैं समझता हूँ कि वैसे ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में गुस्से की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन पॉलिटिक्स में तो कहते ही हैं कि एक पॉलिटिकल टेम्परामेंट होना चाहिए। बिल्कुल, वो आप लिसनर अच्छे होने चाहिए, जहाँ आप स्पीकर वहाँ आपको बहुत अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। बिल्कुल, जो आपसे मिलता है, कोई कंप्लेंट आती है, कोई बात आती है, कोई अलग अलग मसला तरह आता के है, लोग होते हैं। तो बिल्कुल आपको उसको सुनना ज़रूरी है, टाइम देना ज़रूरी है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, बिल्कुल, आपने लोगों की खिदमत का बीड़ा उठाया है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी में आ जाता है। तो वहाँ तो गुस्से की कोई गुंजाइश नहीं है ना। और ऐसे सियासी लोग भी वो अपने हालात, अतराफ़, माहौल से मुतासिर होते हैं, उसका असर भी लेते हैं। किसी की कोई चीज़ किसी के लिए हसास होती है, किसी के लिए कोई चीज़ बहुत सेंसिटिव होती है, बिल्कुल, तो उसमें फिर बसाव का गुस्सा आता है और कभी कभी गुस्से वाला लहजा इख्तियार करना पड़ता है। लेकिन फारूक भाई, जहाँ पे फैसलों की बात आती है, जहाँ आपने एक डिसीजन लेना है जो पूरी कौम का जिसमें सवाल है, उस वक्त एक पॉलिटिशियन को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? फौरी कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए, फौरी कोई फैसला नहीं, तरारी कैफियत में किए जाने वाले सारे फैसले जो हैं वो आपको ही नॉकआउट कर देते हैं और बड़ी दलाइल के साथ और बड़े ठहरे हुए धीमे अंदाज में आपको सोचना भी और जवाब भी देना है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ है। अच्छा फारूक भाई, एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी समझूंगा कि हमारे यहाँ आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कोई तस्दीक होती नहीं है किसी भी बात का। आपने बोला कुछ है, उसको कुछ प्रेजेंट करके लाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर कितनी रोकथाम होनी चाहिए? कि मतलब आपके बोलने का मकसद कुछ था, आपकी पोस्ट कुछ आ जाती है, इस पर कितनी रोकथाम की ज़रूरत है? अब उसकी आप कहाँ लाइन कहाँ खींचेंगे? अगर ये रोकथाम, ये बंदिश
पर आप चले गए, पाबंदी ये एक बेलगाम घोड़े वाली सूरत इख्तियार होती है। हाँ, लेकिन उसको आप लगाम किसे कहेंगे और बेलगामी किसे कहेंगे, बहुत मुश्किल है उसको डिफाइन करना। आपकी नज़र में एक मयार होगा, मेरी नज़र में दूसरा मयार होगा। रेगुलेट करेगा कौन? कौन ये तय करेगा कि यहाँ हद क्रॉस हो गई है, यहाँ मेरे हुकूक ख़त्म होते हैं जहाँ मेरी नाक ख़त्म होती है और दूसरे के हुकूक शुरू हो जाते हैं और मुझे उस दायरे में नहीं जाना चाहिए, मैं तजावुज़ कर रहा हूँ अपने इख्तियार से जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें जहाँ बद तहजीबी हो, कोई बात जो मुग़ल्लज़ात हो या कोई इस तरह हो, किसी ये कैरेक्टर असैसिनेशन हो, कैरेक्टर असैसिनेशन वाली बातें हो, ये सारी बातें हो, तो उस पर मैं समझता हूँ कि साइबर क्राइम तो नहीं होने, उस पर कोई वो नहीं एक्टिव नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कि उसकी कोई रोड, दूसरी बात लोगों को भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर चाहिए कि वो इन सारी बातों को लेके ओपिनियन ना बनाए, जब तक उनके सामने पूरा एक क्रॉस सेक्शन ना आ जाए, हर तरह का ओपिनियन ना आ जाए। क्योंकि फारूक भाई, जो हम जाने अनजाने में अगर किसी पोस्ट को भी लाइक कर रहे हैं और गलत कमेंट कर रहे हैं तो उसका भी गुनाह है, बिला वजह का हम गुनाह ले रहे हैं एक पोस्ट को लाइक करके या कोई कमेंट करके कि आपके बारे में बात सच है या नहीं है, लेकिन हम कमेंट कर देते नीचे, तो वो भी गुनाह के ज़मरे में भी आया। अब गुनाह और सवाब का भी फिर तय करना बड़ा मुश्किल है, वो शायद आपका उतना फील्ड ना हो, बल्कि रमज़ान की वजह से शायद आप थोड़े से इसमें मंझ गए हों, लेकिन हम ये कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। हमारे साथ जो मुफ्ती कराम होते हैं शायद वो थोड़ी ज़्यादा रोशनी डाले। बिल्कुल, अल्लाह ताला ही, अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ़ करने वाला है। ये गुनाह में किस कदर आ रही है, तो उसको भी ना हम तो ये कहें कि हमारी जो बाहमी रवादारी है, हमारी बुर्दबारी है, हमारे बाहमी ताल्लुकात हैं, एहतराम इंसानियत एक ऐसी लाइन है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। हर मज़हब, हर मसलक एहतराम इंसानियत की तालीम तो देता है, उसको हमें हर किसी भी दूसरे शख्स का एहतराम करना चाहिए, चाहे उससे कितना इख्तलाफ। बिल्कुल। भाभी, आप ये बताइए कि सहरी में क्या चीज़ फारूक भाई ज़्यादा शौक से खाते हैं? हमारी शेफ़ तो कीमा बना रही है, उनको ये लगा था कि फारूक भाई कीमा शौक से खाते हैं, ऐसे आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। हाँ, कीमा भी शौक से खाते हैं, ऐसे जैसे कभी एग ले लिया और इनको दही और पिसी लाल मिर्च होती है दही में, और ऑयल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लें कोई सा ना, उसको मिक्स करके, वो इनको चपाती से इतनी अच्छी लगती है कि कुछ भी नहीं खाते। फिर उसके मैं एग बना देती हूँ, जैसे स्क्रैम्बल एग बना दिया तो वो उसके साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है, इस तरह खा लेते हैं शौक से। लेकिन हम लोग वो नहीं, पराठे वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाते। वो तो फारूक भाई की सेहत से लगता है, माशाल्लाह फिट है फारूक भाई। तो फारूक भाई हमारा वैसे शोभा भी नहीं है ना खाने पीने का। हाँ, नहीं है, हमने आउटसोर्स किया हुआ दूसरों। ये नहीं खाते इतना, बहुत थोड़ा सा। अच्छा, हमारी शेफ बस तैयारी। फारूक भाई के लिए आपने कोई जूस बनाया जो आप बना रही होती हैं कोई? हाँ जी, मैंने लेमनेड बनाया है, मैं चटनी बना रही हूँ अभी, हरी चटनी लहसुन। हाँ जी, मैंने सैलेड बना दिया, कीमा मेरा रेडी है और मैं लेमनेड बना रही हूँ। तो आपको पता था कि फारूक भाई को लहसुन की चटनी पसंद है? आपने कोई इंटरव्यू तो नहीं पढ़ा हुआ था पहले? हाँ, मैंने इंटरव्यू पढ़ा था पहले। अरे वाह, पहले आप बताना। वाह जी वाह, तैयारी होगी। वैसे फारूक भाई बहुत अच्छी है माशाल्लाह, हमारी जो शेफ हैं, अभी आप टेस्ट करके बताइएगा। भाभी, बाकी ये बताइए कि कैसी रही जितना सफ़र आपका फारूक भाई के साथ गुजरा, कितना सफ़र हो गया, कैसा रहा? जितना भी गुजरा अब तक तो अच्छा रहा। अच्छा, शुक्र है। बड़ी रोलर कोस्टर राइड भी है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एक्चुअली, क्योंकि बहुत कुछ है बताने को। नहीं, आप शॉर्ट करके बता सकती हैं भाभी। बस ये कि कुछ टाइम मैं बच्चों के साथ अमेरिका में थी, जेल में थे, तो थोड़ी क्राइसिस टाइम में मैं चली गई थी बच्चों को लेकर। जेल में था। लेकिन फारूक भाई, ये भी एक बड़ी बात होती है किसी भी खातून की, किसी भी औरत की, कि वो हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहे। हाँ। आप समझते हैं कि भाभी हर वक्त आपके साथ रही, हर मुश्किल वक्त में? हाइडिंग में भी काफ़ी। हाँ, मतलब है कि जो 92 का ऑपरेशन था उसमें तो साथ थी ये। 97 में थोड़ा सा कुछ मसाइल थे तो थोड़ा कम थी। 98 में तो वापस चली गई थी। हाँ, फिर अमेरिका चली गई थी, तो फिर मेरी एक और शादी भी हुई है और शाहिदा इस्लामाबाद में होती हैं। अच्छा। वो अपने पहले वेडलॉक से, उनके 3 बच्चे उनके साथ वहाँ इस्लामाबाद में भी हैं। अच्छा, तो वैसे वहाँ उनका डोमेन है, यहाँ कराची में। तो फारूक भाई का रवैया वैसे बच्चों के साथ कहता है? बच्चे एक होता है ना कि एक डरते हैं। नहीं, बहुत फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली। 2 बेटियां मेरी। अच्छा, माशाल्लाह। और शायदा के वो 3 पहले वेडलॉक से 3 बच्चे हैं, वो बड़े हैं। अच्छा। तो उनके साथ भी मेरा बड़ा है। बेटियां हमारी अमेरिका में रेज हुई हैं ना, मामू मामी, मतलब मेरे भाई भाभी के साथ मैं रहती थी। तो बड़ी बेटी माशाल्लाह शी इज़ डूइंग PhD, एक्चुअली वो कंप्लीट कर रही है अपना PhD दिस ईयर ना,
और छोटी बेटी जो है ग्राफिक डिज़ाइन कंप्यूटर में उसने सारा वो किया हुआ है, तो उसका अभी इंटर्नशिप चल रही है, छूट किया है, तो इसलिए मैं वापस 2012 में आ गई यहाँ पे। चले अल्लाह का शुक्र। तो दोनों सेपरेटेड। अच्छा फारूक भाई, अभी बिल्कुल इलेक्शन जो है वो करीब है, इस वक्त क्या देख रहे हैं इलेक्शन की सिचुएशन? क्योंकि जो मिलता है वो हम लोगों से एक सवाल करता है, इस दफ़ा किसकी हुकूमत आ रही है? हमने तो नहीं पता किसकी हुकूमत आ रही है, बट इस वक्त में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? ख़ासतौर पर अगर हम कराची और सिंध की बात करें तो क्या सिचुएशन है इस वक्त? सिंध में ये देखना है कि शहरी इलाकों में तो बावजूद इसके कि कुछ कन्फ्यूजन है, थोड़ा MQM पाकिस्तान में भी आपस में सोच का इख्तलाफ हुआ है, उसको मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 5 मई को जलसा हमने किया था, जो जवाबी जलसा था, बिलावल भुट्टो आए थे वहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद में जलसा करके गए थे, तो वो हमने जो जलसा किया था जवाबी, वो बहुत बड़ा जलसा था और बड़ा चार्ज्ड क्राउड था, और लोग चाहते ये हैं कि हमारी ऊपरी सतह पर भी एक यकजहती और यूनिटी कायम रहे। वोट बैंक तो तैयार है अपनी यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा करने के लिए, तो कहते हैं कि अगर कल इलेक्शन हो जाए, लेकिन वो ये भी हमसे कहते हैं, उनकी शर्त ये भी है कि हम भी एक हो जाएं। तो ये एक बड़ी खुसूसियत है, हमें वोट बैंक को शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़े इकट्ठा करने में, वोट बैंक हमें इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं चला गया और हमने एक जलसा कर लिया मेरे बहादुराबाद के साथियों के साथ मिलके। फिर उसके बाद ये था कि मैं 5 फरवरी की पोजीशन पर काम करूं, तो उसमें फिर कुछ वहाँ से कुछ शराइत आ गई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये बातें भी अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगी। आप क्या नहीं समझते, बस अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी को कौन मुँह देगा, वहाँ GDA का 11 सीटें हासिल करेगा, और अंदरूनी सिंध में लोगों ने भी रियलाइज़ किया कि वो भुट्टो शहीद के नाम पे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पे वोट तो दे रहे हैं, क्या उनके वोट का सही इस्तेमाल हुआ है? चले हम भी लोगों की उस तरह से खिदमत नहीं कर सके गुज़िश्ता 10 सालों में, लेकिन वो लूट मार, वो करप्शन, अरबों खरबों रुपए की, फिर मरदमशुमारी में सिंध के शहरी इलाकों कराची के साथ जो इम्तियाज़ हुआ, जो नाइंसाफ़ी हुई, फिर हल्का बंदियों में हमारे साथ जो इम्तियाज़ हुआ, तो ये सारी बातें लेकर फिर सेनेट में जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग हुई उसकी खुली इजाज़त दी, तो ये सारे वो मामलात हैं। लाड़काना में कहा कि अरबों रुपए लगे, लेकिन कोई मंसूबा ऐसा आप गिना नहीं सकते कि आपके ये मंसूबा, ये मंसूबा, ये मंसूबा। अच्छा, अंदरूनी सिंध का तो फारूक भाई ये लोग किसी और को वोट डालेंगे, हाल होता है अंदरूनी सिंध का, क्योंकि जब मैं अपना प्रोग्राम टारगेट हम करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं और हॉस्पिटल्स और स्कूल की हालत देखते हैं, तो हम उसमें चले जाते हैं कि आया हम सिंध को कहते हैं कि जी सिंध में बड़ी तरक्की हुई, लेकिन जो स्कूल्स और जो हॉस्पिटल्स के हाल हैं, जो बुनियादी सहूलियात हैं, वो लोगों को मैसर नहीं है। तो ये तो बहरहाल एक अलमिया है हमारे यहाँ। लेकिन अगर हम बात करें कराची की, तो कराची की आवाम इस वक्त इस शेशोपंज में है कि अगर वो MQM को भी वोट देती है तो उनके अंदर भी जो इस वक्त में जो आपने बात शुरू में कही इख्तिलाफ, तो वो आवाम के जहन से कैसे निकालेंगे इलेक्शन से पहले, क्योंकि इस वक्त आवाम जो है वो बड़ी कन्फ्यूज है। देखिए, इसमें मैंने अभी हाल ही में 13 मई को एक वर्कर्स इजलास किया, उसमें कहा कि भाई गो के कानूनी तौर पर MQM पाकिस्तान मेरे नाम से रजिस्टर है, बिल्कुल, पतंग भी मेरे पास है, ये जो इंटरिम अबूरी फैसला है लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो उसके मुताबिक तो ये, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरे कुछ तंजीमी साथी वहाँ हैं, बहादुराबाद में हैं, वहाँ राब्ता कमेटी है, उन्होंने अपना एक अपनी दानिश में खालिद में कोई नई जमात बनाऊँ अगर हाई कोर्ट के फैसले मेरे ख़िलाफ़ अगर आता है, और मैं कोई अपना ग्रुप बना के मैं इस तकसीम को बहुत वाज़े कर दूँ, और ये मैं ये नहीं चाहूँगा किसी हाल में, तो मैंने तो ये बता दिया है कि फिर वो लड़ेंगे इलेक्शन। अब मेरी उनको कितनी ज़रूरत है, आवाम कितना ये चाहेंगे कि 23 अगस्त को जब मैं निकला था और मैंने पार्टी को बचाया था, तो मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया था, जिनका फ़ोन मुझे आया वो मेरे साथ चले, मैंने कहा मैं दावत देता हूँ, आप आ जाएँ। यहाँ पर बात बड़ी अभी इंटरेस्टिंग चल रही है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लाहौर में इस वक्त अजान का वक्त हो चलता है, ब्रेक पर चलता है।